रिंकी का मायके वाला घर बहुत ही पुराना हो चुका था। अब रिंकी के पिता मुरारी अपने घर को तोड़कर नए सिरे से उसे बनाना चाहते थे। ऐसे ही मुरारी रिंकी के ससुराल आता है और घर तोड़कर बनाने वाली बात कर रहा होता है। तभी रिंकी के साथ सरला बोलती है, वैसे तो ये बहुत अच्छा सोचा है समधी जी, और वैसे भी आपका घर काफी पुराना हो गया है और जितना पैसा आप मरम्मत में लगाओगे उससे अच्छा यही होगा नया घर ही बनवा ले। तभी तो समधन जी, अब मैंने सोचा ये घर तुड़वा कर नया घर बनवा लिया जाए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन इतने दिनों तक आप कहाँ पर शिफ्ट होगे? अरे वही तो मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि नया घर बनवाने के लिए कहाँ रहे कि ऐसी जगह पर घर मिल जाए जहाँ से आने जाने में सुविधा हो और घर का काम भी देख सके सही से समय पर। लेकिन सारे घर बहुत दूर मिलते हैं, अब जो भी मिलता है सही नहीं मिलता, और जो सही होता है उसका रेट वो बजट के बाहर होता है। अब मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और मैंने तो काफी जगह ट्राई भी किया है लेकिन कोई जम नहीं रहा। आप वैसे ना एक काम कर सकते हैं, मेरे पास सुझाव भी है। हमारे जो ऊपर वाला फ्लोर है ना वो किराए पर है, आप वो ले लीजिए, आपको आरामदायक भी रहेगा और आपके पैसे भी बचेंगे थोड़े। अरे समधन जी कैसी बात कर रही है, हमारी बेटी का ससुराल है, हम कैसे रह सकते हैं यहाँ, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? पापा रह लीजिए ना, अगर माँ जी कह रही हैं तो, और इसी बहाने मैं थोड़ा टाइम अपने मायके और ससुराल का मजा एक साथ ले लूंगी। ठीक है बेटा, और समधन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में इतना तो चलता ही है। चलो ठीक है बेटा, अब मैं घर चलता हूँ और घर जाकर सबको ये बात बताता हूँ और फिर नए घर बनवाने का काम शुरू भी तो करना है। अजी आप हाँ तो कराए हैं, लेकिन क्या बेटी के घर पर ऊपर वाले फ्लोर पर किराए पर रहना सही रहेगा? अरे ठीक ही तो है, और समधन जी ने कहा है ना, जब उन्हें दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है, हमारे तो 4 पैसे बचेंगे। अरे सही है, जो भी है सही है। जी ठीक है, फिर मैं सामान बांध देती हूँ। अरे जल्दी से घर खाली करो, और जितना जल्दी घर खाली करोगी उतना जल्दी घर बनवाने में टाइम नहीं लगेगा। अरे जल्दी करो थोड़ा, कितना समय लगाती हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे जल्दी से घर खाली करके चलते हैं। इतना कहकर मुरारी अपने कामों में लग जाता है और 1 हफ्ते के अंदर पूरा घर खाली कर दिया जाता है और मुरारी अपने परिवार समेत अपनी बेटी के ससुराल वाले घर के ऊपर फ्लोर में शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ घर का बनना शुरू हो जाता है। अब शुरुआत के 1 हफ्ता तो दोनों परिवार बहुत ही ज्यादा घुल मिलकर रह रहे थे, पर कहते हैं ना, मेहमान नवाजी बस 4 दिन की होती है, 5वें दिन मेहमान शैतान नजर आने लगता है। अब ऐसा ही दोनों परिवारों के बीच हो रहा था। रिंकी को ज्यादातर वक्त अपने बहन और माँ से गप्पे लड़ाने में निकल जाया करता, जिस वजह से रिंकी अपने ससुराल के काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। ऐसे ही सरला रिंकी को डांटते हुए बोलती है, अरे बहू, सारा दिन अपनी माँ और बहन से बात करने के अलावा कोई काम दिखता है या नहीं दिखता है? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे और नहीं तो क्या, तेरे को क्या बोलूं मैं, तूने गैस पे ना दूध रखा था, तुझे पता है, और अपनी माँ से बात करने ऐसे लग गई जैसे बरसों बाद मिली हो उनसे। अरे सारा का सारा दूध फैल गया, सारा का सारा गैस सन गया। तेरे को समझ ही नहीं आता, किचन में चली जाती देख लेती। सॉरी माँ जी सॉरी, मैं भूल गई थी बातों के चक्कर में। अच्छा जी, भूल गई? अरे अपने आप को भूल जाती, अपने भाई बहनों को भूल जाती, लेकिन नहीं, तो दूध को भूल गई। अरे मायके वाले को आए हुए ना 4 दिन हुए, मेहमान की तरह है वो। आज वो यहीं है, कल घर बन जाएगा तो वहीं चले जाएंगे वो। आदत ना अपनी खराब मत कर उनके चलते, ठीक है? सॉरी माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए ना, आगे से गलती नहीं होगी। अरे ना हो ना, वही बेहतर है, वरना तेरे को ना मायके वालों के साथ ना ऊपर ही शिफ्ट कर दूंगी और उन्हीं के साथ चली जाइयो। यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को फिर।
सरले सब कुछ बोल ही रही होती है कि उसकी सारी बातें मीरा सुन लेती है और अपनी बेटी को उसकी सास का इस तरह से डांटना मीरा को चुभ जाता है और मीरा उन दोनों की बहस के बीच में बोल पड़ती है। आप मेरी बेटी को ऐसे क्यों डांट रही हैं? अरे क्यों ना डांटूं? हमारी घर की बहू है वो, गलती करेगी तो डांटूंगी भी और समझाऊंगी भी उसको। अरे दूध ही तो उबला है, कौन सा ज्वालामुखी उबल गया है आपकी रसोई में? जी देखिए, मैं ना अपनी बहू से बात कर रही हूँ, मेरी प्यारी बहू से, ठीक है? तब बेहतर होगा आप ना हमारे बीच में ना दखल अंदाजी ना करे तो वही बेहतर है। क्यों ना करूं? अरे भाई क्यों ना करूं मैं दखल अंदाजी? आपकी बहू की माँ हूँ मैं। अरे आप लोग आई हो ना, इसकी वजह से रिंकी ना कोई सा काम नहीं करती, काम तो छोड़ो ध्यान भी नहीं लगाती वो तो। अरे जब से आप लोग ना ऊपर शिफ्ट हुए हो ना, अरे उसकी गलती है तो उसको समझाना चाहिए कि उसको डांटना चाहिए आपको भी, लेकिन नहीं, आप तो मुझे ही डांट रहे हो, आप तो मुझे ही समझा रहे हो कि मेरी बेटी को मत डांटो। बहुत साइड ले रही आप उसका। माँ जी, माँ आप दोनों शांत हो जाइए ना, क्यों बोले जा रही हैं आप? तू अपनी सास को चुप करा, कब से ये बकर बकर बोले ही जा रही है। अरे इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुझे इतनी सी बात के लिए बोल रही है? हमने अपनी बेटी दी है, तुझे बेचा नहीं है इनके पास। सास हूँ, जितना हो सके ना उतना सुनाऊंगी और धमकाऊंगी भी। आप होती कौन हो मुझे बोलने वाली इतना? तो मैं भी माँ हूँ, कुछ कहकर तो दिखाओ मेरी बेटी को, सपोर्ट में खड़ी हूँ उसके। फिर चाहे गलती मेरी बेटी की हो या फिर किसी और की, मेरी बेटी मेरे लिए सही है, सही थी और सही ही रहेगी। कोई कुछ बोल के तो दिखाए, नानी याद दिला दूंगी। ऐसे ही दोनों समधनों के बीच खूब बहस होती है। जैसे तैसे रिंकी उन दोनों को शांत करवा के अपने कमरे में भेज देती है। पर इस दिन के बाद से अब हर दिन नीचे ससुराल का और ऊपर मायके वालों का कलेश होने लगता है। कभी ससुराल वाले मायके वाले को सुनाने के लगते तो कोई मायके वाले ससुराल वालों को सुनाने लगते। अब इन सब के बीच बेचारी रिंकी आटे के साथ घुन की तरह पिसती जा रही थी और दोनों में से वो किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती थी। एक शाम रिंकी अपना सर पकड़कर अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहाँ पर उसका पति सिद्धार्थ आता है और रिंकी को ऐसे बैठे देखकर बोलता है, रिंकी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अरे बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, दर्द के मारे मेरा सर फटे जा रहा है। तो कोई दवाई ले लो, डॉक्टर के पास चलें। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और मैं कितनी दवाइयाँ लूँ इस सर दर्द की। बात क्या है रिंकी, क्यों परेशान हो रही हो? नीचे ससुराल का कलेश, ऊपर मायके का कलेश। पता नहीं क्यों माँ जी ने उस दिन पापा को यहाँ रहने के लिए ऑफर कर दिया और पापा ने भी हाँ कर दिया। अच्छा होता कि ना कह देते। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नीचे ससुराल का कलेश, ऊपर मायके का कलेश, और मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, दोनों तरफ लोग मेरी ही बेइज्जती कर देते हैं। तो तुम थोड़ा अपने मायके वालों को समझाओ ना, हमारे घर पर रहें तो थोड़ा सा हमारे आगे झुक कर रहें। यार तुम भी वही तक अनुसी बातें कर रहे हो। देखो मुझे कुछ नहीं पता इन सब के अलावा, और कोई बात है तुम्हारे पास करने के लिए तो तुम मुझे बता सकती हो, ये सब बातें मुझे नहीं करनी तुमसे। छोड़ो यार, मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, जाने दो। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन ससुराल और मायके का कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे एक दिन सरला गरम गरम मटर कचौरी और चाय बनाती है और मीरा भी मटर कचौरी और चाय बनाती है। तभी सरला रिंकी को आवाज देते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, चाय पी ले आकर, तेरे लिए ना मटर की ना कचौड़ी भी बना रखी है मैंने। वैसे रिंकी बेटा तू ऊपर आजा, मैंने ना तेरे लिए मटर की कचौरी और गरम गरम चाय बनाई है। हे भगवान, ये क्या दुविधा है, ऊपर नीचे एक जैसी चीज है। अब किसको हाँ बोलूं, किसको ना बोलूं, क्या करूं अब मैं? वो इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ और सास दोनों ही अपनी अपनी थाली में मटर कचौड़ी और चाय लेकर आती हैं और रिंकी की तरफ अपनी थाली करते हुए बोलती हैं, ले बहू, गर्मा गर्म है, खा ले जल्दी वरना ठंडी हो जाएगी। अरे बेटा तू वो मत खा, तू मेरी वाली मटर कचौड़ी खा, मैंने एकदम खस्ता बनाई है, और चाय भी बिल्कुल तेरे पसंद की है, अदरक वाली। मेरी बहू ना मेरे हाथ का बना हुआ खाएगी बस। क्यों, मेरी बेटी मेरे हाथ का क्यों नहीं खा सकती? अब तो ये मेरे ही हाथ का खाएगी। अरे आप तो जबरदस्ती पीछे पड़ गई हो। अरे बहू मेरी है अब वो, अब मेरे हाथ का ही बना खाएगी और आपके हाथ का वो नहीं खाएगी। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है, फिर इसे इतना पाल पोस कर बड़ा करा है, फिर आपे घर की बहू बनी है ये, और जब ये बेटी मेरी है तो मेरे हाथ का खाने में क्या दिक्कत है?
अब तो ये मेरे ही हाथा खाएगी और सिर्फ मेरे ही हाथा खाएगी। मैंने कह दिया सो कह दिया समधन जी, ज्यादा जिद लेके मत बैठिए। रिंकी ना मेरे हाथ की ना बनी हुई कचौड़ी ही खाएगी मटर वाली। समधन जी, लगता है आपके कान खराब हैं। आपको एक बार में सुनाई नहीं देता। मैंने आपको 10 बार कह दिया कि मेरी बेटी मेरे हाथ का खाएगी, तो बस मेरे ही हाथ का खाएगी। माँ जी, मैं आप दोनों के हाथ की मटर की कचौड़ी खा लेती हूँ। भगवान के लिए आप लड़ाई करना बंद करो। अरे तेरी माँ को ना आदत सी हो रखी है, हर बात पे नाक घुसाती रहेगी। हाँ हाँ, आपकी तो आदत ही नहीं है दूसरों की बातें सुनने की। हमेशा कान लगाकर सुनती रहती हो। मैंने कब सुन ली आप दोनों की बातें? कान लगा के जो आप मुझे इतना कह रही हो। अरे क्या बताऊं, परसों ना मैं और इसके पापा आपकी चुगलियां कर रहे थे और आप कान लगाकर सुन रही थी। मैंने आपको देखा था। हाय रे दैया, आप लोग मेरे घर पे बैठकर मेरी ही चुगलियां करते हो। अरे देखो देखो, बोल तो ऐसे रही हैं जैसे इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम उस दिन इनके बारे में क्या बोल रहे थे और क्या नहीं। बोलो बोलो, सुना नहीं था क्या आपने? बताओ ना। हाँ सुनी थी मैंने आप लोगों की बातें। क्या कर लोगी आप, ये बताओ मुझे। अरे क्या करना है, कुछ रह गया है करने को? फंस गए हम यहाँ आकर। अगर आप मेरी बेटी की सास नहीं होती ना, तब बताती मैं आपको। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इस घर में आ गई। अरे मैंने कौन से तुम्हारे पैर गोंद से चिपका रखे हैं? तुम्हें कहीं और जाके रहना है ना, रह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बोलते बोलते सरला रसोई में मीरा अपने फ्लोर पर चली जाती है। वहाँ से भी लगातार एक दूसरे को वो कमेंट पास करती रहती है। रिंकी सबसे परेशान हो चुकी थी। बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसको चुप करवाए और किसका साथ दे। ऐसे ही एक दिन सरला रिंकी से बोलती है, देख बहू, मेरा दिमाग ना वैसे ही बहुत खराब हो रखा है। अगर तुझे इस ससुराल में रहना है और हमारे साथ रहना है, अपने मायके वालों से ना बात करनी ना बंद कर दे, सही रहेगा तेरे लिए। आप क्या बोल रही हैं ये? मेरे लिए जितनी जरूरी आप हैं उतने ही वो लोग भी तो हैं। बहू, मैंने जो कहना था कह दिया और तुझे जो सुनना था तूने सुन भी लिया। अब तू सोच ले तुझे क्या चाहिए, तुझे मायका चाहिए या ससुराल अपना? जी आप दोनों मेरे परिवार हैं, मैं आप दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? देख बहू, अगर मैंने तेरे को मायके वालों से बात करते हुए देख लिया या सुन भी लिया ना, तो देख लियो, मुझसे बुरा ना कोई होगा भी नहीं। अरे अरे समधन जी, चिंता क्यों करती हो? आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता है। निहायती बदतमीज हो आप। अरे अरे, आपको शर्म लज्जा है या नहीं है? ना घुसाते हुए बीच में आ गई हो वापस। आऊंगी, 100 बार आऊंगी। जब जब मेरी बेटी की बात होगी ना, मैं तब तब आऊंगी और तब तब लड़ूंगी आपसे। वो तो भगवान का शुक्र है जो मैं यहाँ रहने आ गई। कम से कम मुझे पता तो चल गया कि आप मेरी बेटी के साथ कैसी रहती हैं और उसे कैसे रखती हैं अपने यहाँ पे। अरे मैं आपकी बेटी के साथ ना बिल्कुल सही से रहती हूँ, लेकिन आप जब से आई हो ना, तब से रहने तो दो सही। अरे बस कीजिए समधन जी, कहीं इतना झूठ बोलते बोलते आपकी जुबान कटकर गिर ना जाए। और देखिए, आप अपनी नाक कम घुसाओगे ना हर जगह तो सही रहेगा, वरना सूप नखा की तरह ना तुम्हारी ना नाक काट के ना दूसरी दिशा फेंक दूंगी मैं। सरला और मीरा आपस में बहस कर रही होती है। तभी वहाँ पर मुरली और सिद्धार्थ आ जाते हैं। तभी रिंकी बोलती है, पापा, सिद्धार्थ जी, प्लीज इन दोनों को चुप करवाइए। मैं कब से इन दोनों को चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। अरे समधन जी, शांत हो जाइए। और मीरा, तुम तो शांत हो जाओ। अरे लड़ क्यों रहे हो दोनों? अरे ये हमारी बेटी पर हुक्म चलाती है, हमें उससे मिलने से रोकती है। अरे क्यों ना मिलूं मैं अपनी बेटी से? किसी के बाप का राज है क्या? मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं? माँ, आपने ऐसा बोला? हाँ मैंने बोला। अरे मेरे पास बोलने की ना वजह भी थी। अच्छा, वजह है आपके पास? तो बताना जरा, कौन सी वजह है आपके पास? अरे ये जब से लोग ना रहने के लिए आए हैं ना, अरे घर में ना जीना दुश्वार कर रखा है। अरे बहू अपनी जिम्मेदारियां भूल गई है, सारा दिन हंसी ठिठोली करती हुई फिरती है। रिंकी, क्या माँ सही बोल रही हैं? जी वो मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी काम करने लगती हूँ तभी माँ आवाज दे देती है और फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ और माँ मुझे बातों में लगा लेती हैं। अरे मीरा, पागल हो गई हो क्या? अरे क्या कर रही हो? अरे अपनी बेटी का बसा बसाया घर क्यों तोड़ना चाहती हो? अजी मैंने कुछ नहीं करा है, मुश्किल से तो अपनी बेटी से बात करने का मौका मिलता है और उसके पास रहने का मौका मिला है तो बस उसे अपने पास बुला लेती हूँ बातें करने के लिए। अरे उसकी माँ हूँ, कम से कम इतना तो हक बनता है ना मेरा।
पापा जी, आप मम्मी जी को ऊपर ले जाइए, माँ को मैं संभालता हूँ। आप ऊपर ले जाइए मम्मी जी को। अरे ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ ऊपर चलो। अरे चलो। छोड़िए मुझे कहीं नहीं जाना। आज तो इस औरत का हिसाब पूरा करना ही है मुझे। मीरा और सरला लगातार एक दूसरे को बोलती रहती हैं। बड़ी ही मुश्किल से मुरारी मीरा को ऊपर ले जाता है और सिद्धार्थ अपनी माँ को रिंकी के साथ कमरे में ले जाता है। सारा लड़ाई का माहौल शांत करवाया जाता है, जिसके बाद मुरारी सिद्धार्थ के पास आता है और बोलता है, दामाद जी, ये ससुराल और मायके के चक्कर में हमारी तो वाट लग जाएगी। अरे इनका कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अरे हमेशा लड़ते रहते हैं, मैं तो परेशान हो गया। तो फिर क्या करें पापा जी, आप ही बताइए ना। बेटा भलाई इसी में है कि मैं कहीं और जाकर घर ले लेता हूँ। अरे दूर रहूंगा तो सब सही रहेगा और 6 महीने लग जाएंगे घर बनने में। अरे तब तक थोड़ा दूर जाएंगे तो कलेश कम होगा, वरना क्या पता इज्जत का फालूदा हो जाए। अरे मेरी बेटी का घर टूट जाएगा, जो कि मुझे नहीं पसंद। ठीक है पापा जी, जैसा आपको सही लगे, मैं आपके फैसले के साथ हूँ। अगले दिन मुरारी घर का सामान पैक करवाना शुरू करता है और रिंकी के ससुराल से काफी दूर जाकर एक घर किराए पर ले लेता है और वहाँ से अपने नए घर का सारा काम देखने लगता है। अब सरला और मीरा दोनों का आपस में मिलना भी नहीं हो पा रहा था और न ही दोनों की आपस में कोई बहस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिंकी भी अपनी सास को घर पर और अपनी माँ को फोन पर उनकी गलती समझाती है और थोड़े वक्त बाद दोनों अपनी अपनी गलती समझ जाती है। और ऐसे एक दिन मीरा हाथ में कुछ फल फ्रूट लिए सरला के घर जा रही होती है और बोलती है, समदन जी, वो मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई थी। अरे आप क्यों माफी मांग रही है? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने पहले आपको मेहमान बनाकर अपने घर पे बुलाया, उसके बाद मैंने आपकी बेइज्जती की। पर हमने भी तो मेहमान की दहलीज पार कर दी और आपका इतना अपमान किया। माफ कर दीजिए हमें। ठीक है, अब हम दोनों ना एक दूसरे को ना माफ कर देते हैं और ना एक नई शुरुआत करते हैं। इतना कहकर फिर से सरला और मीरा के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब हर दिन के साथ नीचे ससुराल और ऊपर मायके वालों के कलेश से उन्हें छुट्टी मिल जाती है। कुछ वक्त बाद रिंकी का मायके वाला घर बनकर तैयार हो जाता है और मुरारी अपने परिवार के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।